दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2009 में आई बॉलीवुड मूवी देव डी। फिल्म की शुरुआत होती है देव और पारो के बचपन से। देव एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है, वही पारो उन्हीं के मैनेजर की बेटी होती है। वो ज्यादातर समय देव के घर पर ही रहती थी क्योंकि उसका घर भी देव के घर के पास ही था। देव और पारो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन देव के पिता उसकी बिगड़ी हुई हरकतों की वजह से परेशान हो चुके हैं, इसलिए वो देव को आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज देते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर देव और पारो दोनों भी बड़े हो चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे से चैट के जरिए बातें करते हैं और बरसों से एक दूसरे को मिलने के इंतजार में है। देव ने लंदन में अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी और पारो भी यहाँ देव के इंतजार में थी। फाइनली देव वापस इंडिया आता है क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी थी। देव के आने की खबर से पारो बहुत ही खुश थी और देव भी जब पारो को इतने सालों बाद दिखता है तो देखते ही रह जाता है। पारो देव से मिलने उसके रूम में जाती है। यहाँ दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पारो के पापा आते हैं और पारो कोई बहाना करके वहाँ से चली जाती है। वो दोनों फिर से एक जगह मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी पारो के पापा उसे बुलाते हैं और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो दोनों बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो होते ही रहता था। यहाँ देव के भाई की शादी में कई मेहमान आए थे, उनमें उनके एक फैमिली फ्रेंड की बेटी रसिका भी थी। वो देव को देखती है और उसे पसंद करने लगती है। वो देव से कहती है कि तुम्हारी माँ ने हमें फार्म हाउस से कुछ लाने के लिए कहा है, तो देव उसके साथ चला जाता है। आगे हम सुनील को देखते हैं जो उनके घर पे काम करता है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके रूम की चाबी दे दे ताकि वो देव के साथ थोड़ा टाइम बिता सके, लेकिन सुनील उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पारो भी उसे कहती है कि मैं बचपन से सिर्फ देव से ही प्यार करती हूँ। इधर फार्म हाउस में रसिका देव के नजदीक आने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसे दूर कर देता है। आगे हम भुवन को देखते हैं जो रसिका का बड़ा भाई है और वो पारो को देखता है तो वो उसे बहुत पसंद आती है। इधर सुनील देव के दिमाग में पारो के बारे में उल्टी सीधी बातें डालता है। कहता है कि वो और पारो कई सालों से रिलेशनशिप में है और कई बार इंटीमेट भी हो चुके हैं। अब ये सब सुन के देव को सुनील पे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसके सिर पे बॉटल फोड़ देता है। अगले दिन सुबह पारो जल्दी उठ के खेत पे गत्ता लेके जाती है और वो वहाँ देव को बुलाती है और उसके नजदीक आने की कोशिश करती है, लेकिन देव सुनील की बातों से परेशान था और वो पारो को दूर हटा के उसे भई छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद पारो मायूस होके रोते रोते घर आती है। यहाँ उसके पापा उसे कहते हैं कि उसके लिए भुवन का रिश्ता आया है। ये सुन के पारो उन्हें गुस्से से कहती है कि मैं देव से प्यार करती हूँ और मैं उसे से शादी करूंगी। पारो के पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ क्यों करेंगे, वो कितने पैसे वाले हैं और देव ने तो विदेश से पढ़ाई की है, मैं वहाँ अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। फिर गुस्से में पारो देव के कमरे में जाती है उसे बात करने के लिए। यहाँ देव के साथ रूम में रसिका भी थी। जब पारो उसे वहाँ देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और देव से पूछती है कि तू इसके साथ क्या कर रहा था। तो देव उसे कहता है कि वही जो तू सुनील के साथ करती है। पारो देव को समझाने की कोशिश करती है कि मेरा सुनील के साथ कोई रिश्ता नहीं और ये भी बताते हैं कि उसके लिए भुवन का रिश्ता आया है। ये सुन के देव भी उसे कहता है कि अच्छा है, जाओ जाके किसी और का घर पर बात करो, वैसे भी औकात नहीं है तेरी हमारे घर शादी करने की। मैनेजर की बेटी हमेशा मैनेजर की बेटी ही रहेगी। जाओ जाके आईने में अपनी शक्ल देखो, अपने कपड़े पहनने का ढंग देखो और चले मुझसे शादी करने। देव की ये बातें सुन के पारो बहुत ही दुखी होके वहाँ से चली जाती है। वो सुनील को देव को झूठ बताने के लिए बहुत पीटती है और बहुत सोचने के बाद वो भुवन से शादी के लिए हाँ कह देती है। देव के भाई की शादी में भी वो भुवन के साथ ही आती है। ये देख के देव को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बहुत शराब पीने लगता है। यहाँ सुनील पारो के पापा से कहता है कि वो पारो से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन पारो के पापा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि पारो की शादी तय हो चुकी है। अब इन दोनों की बातें देव सुन लेता है और समझ जाता है कि सुनील ने उसे पारो के बारे में झूठ बताया था ताकि वो खुद उससे शादी कर सके। दूसरी तरफ देव के पापा भी देव से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे बचपन से ही सोच रहा था कि पारो ही हमारे घर की बहू बनेगी, लेकिन पता नहीं तुझे किस तरह की लड़की चाहिए। इन सब से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब पारो की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, ऊपर से पारो देव को अपने शादी का कार्ड भी भिजवाती है। ये सब देखकर देव का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। एक तरफ पारो की शादी हो रही थी और दूसरी तरफ देव शराब के नशे में डूबता जा रहा था। देव इतनी शराब पी लेता है
कि उसे किसी चीज का होश नहीं रहता और इसी हालत में वो पारो की तरफ बढ़ता है उसकी शादी रुकवाने के लिए, लेकिन उसने इतनी शराब पी रखी थी कि वो पारो तक पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है। ये थी पारो की कहानी। आगे हमें इस फिल्म में दूसरी कहानी यानी चंदा की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ हमें लेनी को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में रहती है। वो 12th स्टैंडर्ड में है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत बड़ा है। एक दिन वो उसके साथ घूमने चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक होटल में लेके जाता है और वहाँ उसका MMS बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है और वो MMS बहुत ही वायरल हो जाता है। अगले दिन जब लेनी स्कूल जाती है तो सभी स्टूडेंट उसे अजीब तरह से देख रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका MMS अपलोड किया है। जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। ये बात अब मीडिया तक पहुंच जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मीडिया को अपने घर के बाहर देख के लेनी के पेरेंट्स उसे लेके फौरन उनके रिलेटिव्स के पास जाते हैं। वहाँ भी वो लेनी को घर में ही बंद करके रखते थे। लेनी जब बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसके पेरेंट्स उसे कहीं जाने नहीं देते। लेनी अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। वो अपने पापा से कहती है कि आप सबसे बड़े हिपोक्रेट हो जो मेरी बात सुनने की कोशिश भी नहीं करती और सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल रहे हो। लेनी की इन बातों से उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में जाके अंदर से अपना कमरा बंद करके सुसाइड कर लेते हैं। लेनी के पापा के डेथ के बाद उसकी माँ हमेशा शराब के नशे में ही रहती थी और वो लेनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। बाद में लेनी की माँ लेनी को उसके ससुराल इंडिया में पंजाब के एक छोटे से गांव में भेज देती है। यहाँ गांव में भी उसकी दादी और चाचा उसे हमेशा कोसते ही रहते थे कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला। उनको लेने की हर बात से शिकायत थी, वो कैसे रहती है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे खाती है, वो हर चीज पर उसे ताना देते थे जिससे लेने का जीना हराम हो चुका था। अब ये सब सहना उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो अपनी माँ से फोन पे बात करती है और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाओ, लेकिन उसकी माँ भी उसकी कॉल्स का जवाब नहीं देती, बस उसके वॉइस कॉल सुन के इग्नोर कर देती है, जिसकी वजह से लेनी उस गाँव से भागकर दिल्ली चली आती है। यहाँ आके लेनी अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। लेनी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, और उसे बहुत भूख भी लग रही थी। उसे ऐसे घूमते वहाँ एक औरत देख लेती है। वो सबसे पहले उसे कुछ खाने के लिए देती है। दरअसल उस औरत ने भी लेनी का वो MMS देखा था। वो उसे एक जॉब के बारे में बताती है जिससे लेनी आराम से पैसे कमा लेगी। मतलब वो लेनी को एक प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए कह रही थी। वो लेनी को अपने साथ होटल लेके आती है। यहीं पर लेनी की मुलाकात चुन्नीलाल से होती है जो लड़कियों की दलाली करता है। चुन्नी लेनी को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं होगी क्योंकि अब तुम छोटी हो, तुम पहले अपना 12th पूरा करो, बाद में तुम जिस भी कॉलेज में चाहो वहाँ पढ़ सकती हो। यहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ हमारे साथ काम भी करती है और पढ़ाई भी करती है। यहाँ काम के समय काम और पढ़ाई के समय पढ़ाई। तो लेनी अपनी 12th पूरी करती है जिसमें वो स्कूल में टॉप करती है। बाद में वो अपने लिए एक कॉलेज सिलेक्ट करके वहाँ पे एडमिशन लेती है। यहाँ पे वो दिन के टाइम कॉलेज की पढ़ाई किया करती थी और रात के समय एस्कॉर्ट का काम किया करती थी और वो अपने इस काम के लिए अपना नाम चंदा रखती है। और ऐसे ही एक रात चुन्नी चंदा के कमरे में एक कस्टमर लाता है जो पूरे नशे में था और होश में भी नहीं था और वो कस्टमर और कोई नहीं बल्कि देव ही था। ये थी लेनी की चंदा बनने की कहानी। आगे हमें देव की कहानी दिखाई जाती है। अब देव यहाँ कैसे पहुँचा। अब कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ अब देव भी दिल्ली आ चुका था और वो रूम की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते चुन्नी के पास पहुँच जाता है और यहाँ उसे एक रूम भी मिल जाता है। बाद में देव दारू पीने एक बार में बैठता है। पीते पीते उस बार के बंद होने का टाइम होता है लेकिन देव की तलब अभी भी खत्म नहीं होती। वो वहाँ से और दारू की तलाश में निकलता है तो रास्ते में उसे फिर से चुन्नी मिलता है। तो चुन्नी देव को एक क्लब में लेके जाता है और वहाँ वो दोनों दारू पीने का कंपटीशन करते हैं और एक टाइम बाद देव की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो चुन्नी उसे वहाँ से चंदा के पास लेके आता है और यहाँ कहानी प्रेजेंट में आती है। अगली सुबह जब देव को होश आता है तो वो चुन्नी के होटल से निकल के रसिका को फोन करके पारो के घर का पता लगा लेता है और वो उस पर नजर रखना चालू कर देता है। वो देखता है कि वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश है और उसके पति के पहले से ही 2 बच्चे हैं। बाद में वो रसिका से मिलता है। यहाँ रसिका को देव का बर्ताव उसकी तरफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में उसे वहाँ से छोड़ के चली जाती है। उस रात देव फिर से चुन्नी को फोन करके वापस चंदा के पास जाता है और उसे
बातें करके नशा करके सो जाता है। बाद में वो वहाँ से बाहर जाके अपने पापा को फोन करके कहता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए, उसे कार खरीदनी है। उसके पापा उसे एक शॉप का नाम बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ जाके कार खरीद लेना। दरअसल देव के पापा की तबीयत खराब होती है तो देव की माँ उन्हें कहती है कि आपको उसे आपकी तबीयत के बारे में बताना चाहिए था, ये आपने गलत किया। देव का बड़ा भाई भी उस पर गुस्सा था क्योंकि देव बिजनेस में तो हाथ नहीं बटाता, बस सिर्फ पैसे मांगने के लिए फोन करते रहता है। बाद में देव आधी रात को पारो के पति भुवन को फोन करके कहता है कि उसे पारो से बात करनी है। वो उसे बदतमीजी से बातें करता है और फोन रख देता है। वो बहुत सारी शराब खरीद के अपने रूम में लेके जाता है। अगले दिन पारो देव को फोन करती है। देव उसे कहता है कि वो दिल्ली में है और उसे अपने रूम का एड्रेस देके मिलने के लिए बुलाता है। जब पारो देव से मिलने पहुंचती है तो देखती है कि देव का रूम बहुत ही गंदा था और देव भी बहुत दिनों से नया नहीं था। वो देव के रूम को पूरा साफ करती है और देव को भी नहाने के लिए कहती है। बाद में देव पारो के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन पारो उसे मना कर देती है और कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ। जब पारो वहाँ से जा रही थी तब वो देव से कहती है कि तुम इतना नशा मत किया करो। तो देव उसे कहता है कि जाओ जाके अपने बुढ़े को संभालो और उसके 2 बच्चों को। तो पारो उसे कहती है कि वो उम्र में बुढ़े हैं, बिस्तर में नहीं। उनके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुन के देव उसे कहता है कि फिर यहाँ क्या कर रही हो, मेरा मजाक उड़ाने आई हो। तो पारो उसे कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें बस तुम्हारी औकात दिखा रही हूँ। ये सुन के देव उसे गुस्से से धक्का देके बाहर निकाल देता है। फिर पारो वहाँ से रोते रोते अपने घर चली जाती है। उस रात देव पूरे नशे की हालत में फिर से चंदा के पास आता है और यहाँ पर वो बाहर बैठी लड़की को अपना पूरा वॉलेट फेंक के जाता है। तब चंदा को उसी लड़की का फोन आता है और वो उसे कहती है कि देव अपना पूरा वॉलेट देके मुझे गया है, तुम उसे अपने साथ उलझा के रखो, तब तक मैं उसके पैसे लुटती हूँ। ये सुनकर चंदा बाहर उस लड़की के पास आके देव का वॉलेट वापस लेके जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि चंदा भी अब देव के लिए फील करने लगी थी। यहाँ देव चंदा को अपने पास के बारे में यानी पारो के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन के चंदा उसे कहती है कि इसमें पारो की कोई गलती नहीं, जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ तो तुम्हें तभी उससे माफी मांग के शादी कर लेनी चाहिए थी। अगली सुबह देव चंदा से पूछता है कि तुम प्रोस्टिट्यूट कैसे बनी। तो चंदा भी उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। देव का सारा समय अब चंदा के साथ ही गुजरता था। फिर एक दिन देव चंदा की डायरी पढ़ता है जिसमें उसे चंदा के बारे में और अच्छे से पता चलता है कि वो लेनी से चंदा यानी चंद्रमुखी कैसे बनी और इस धंधे में कैसे आई। एक शाम चंदा देव को अपने साथ एक जगह मोमोज खिलाने ले आती है और कहते हैं कि जब भी मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। अगले दिन चंदा जब कॉलेज जा रही थी तो देव से कहती है क्या तुम मेरे आने तक यही रहोगे। तो देव उसे कहता है कि हाँ मैं यही रहूंगा। फिर उसके कॉलेज के जाने बाद एक कस्टमर आता है जो चंदा के बारे में पूछता है। तो देव उसे कहता है कि वो किसी काम की वजह से बाहर गई है। यहाँ वो आदमी भी देव से कहता है कि मैं उसके आने तक उसका यहीं पर इंतजार करता हूँ। अब देव को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि चंदा अभी भी ये सब कर रही है। दरअसल ये सब चुन्नी का ही प्लान था। चंदा चुन्नी को बहुत पैसे कमा कर देती थी और चुन्नी का बिजनेस एक तरह से चंदा की वजह से अच्छा चल रहा था। अब ये देखे कि चंदा देव को पसंद करने लगी है और वो ये काम छोड़ देगी तो चुन्नी ने ये चाल चली थी, लेकिन देव को ये सब पता नहीं था। वो बहुत ही गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। देव फिर से वही गलती कर रहा था जो उसने पारो के टाइम की थी और वो फिर से अपनी वही नशीली दुनिया में वापस चला जाता है। वो दिन रात नशा करने लगता है और एक दिन वो इतना नशा करता है कि उसे किसी भी चीज का होश नहीं रहता और ऐसे में वो अपनी गाड़ी से सड़क पर सो रहे कई लोगों को कुचल के मार देता है। वहाँ से वो भागता हुआ अपने रूम पर जाता है पर बहुत नशे में होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में था। यहाँ उसे पता चलता है कि पिछली रात उसने अपनी गाड़ी से 7 लोगों को मार दिया। अब जब ये खबर उसके घर तक पहुंची तो उसके पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी उसी वक्त मौत हो गई। देव पर फिर कार्रवाई चलती है लेकिन उसका वकील उसकी बेल करवाता है। उसके पिता की मौत हो गई थी तो उस पर तरस खा के उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। अब रास्ते से जाते वक्त देव का वकील उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है तो देव उस गाड़ी को बीच में ही रुकवा के उस वकील से कहता है कि मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है। वो वहाँ से चुन्नी के घर पे जाता है और उसे थोड़ा ड्रग्स मांगता है। चुन्नी उसे थोड़े ड्रग्स दे के कहता है कि अब मेरे घर पर मत आना। वहाँ से देव अपने घर पहुँचता है जहाँ पर शोक का माहौल था। उसकी माँ उसे बाहर देख के बहुत मारती है क्योंकि उसे लग रहा था कि देव की वजह से उसके पिता की मौत हो गई। थोड़ी देर बाद देव
एक ड्राइवर के साथ अपने घर से निकल जाता है और जाने से पहले उसका भाई उसे कुछ पैसे देता है। पर बीच रास्ते में ही वो उस ड्राइवर से कहता है कि क्यों ना हम दिल्ली जाने के बजाय कहीं घूमने चले। वो ड्राइवर भी मान जाता है और वो दोनों देव के भाई ने दिए हुए पैसों पर ऐश करने निकल जाते हैं। रात में वो एक जगह खाने के लिए रुकते हैं तो वो ड्राइवर देव को एक छोटी सी गोली खिलाता है और वो गोली खाने के बाद देव वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब देव की आँख खुलती है तो वो खुद को जंगल में पाता है। इसका मतलब वो ड्राइवर देव के सारे पैसे लेके देव को वहीं छोड़ के भाग गया था। देव उस जंगल से बाहर आके एक आदमी से लिफ्ट लेता है। वो उस आदमी के साथ पहाड़ वाले एरिया में आता है, पर यहाँ पर आते ही उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो वो उस आदमी को अपने बचे हुए पैसे देके वापस उसे वहीं पर छोड़ने के लिए कहता है। तो वो आदमी उसे वापस उसे पुराने ड्राइवर के पास छोड़ देता है। पर देव यहाँ पर उस ड्राइवर को कुछ नहीं कहता और उसे बस दिल्ली तक चलने के लिए कहता है। देव जब दिल्ली पहुँचता है तो एक ढाबे में कुछ खाने के लिए और दारू पीने के लिए बैठता है। वो वापस वही अपनी नशीली दुनिया में चला जाता है, पर इस बार वो पारो को नहीं चंदा को याद कर रहा था। मगर जब पैसे देने की बारी आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। अब ये देखे कि देव के पास पैसे नहीं है तो उस ढाबे का मालिक उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है। उस रात वो वही रोड के किनारे ही सो जाता है। अगले दिन वो रोड पर इस तरह से बैठा था जैसे कि वो कोई भिखारी हो। यहाँ एक आदमी उसे भिखारी समझकर 1 रुपए का सिक्का फेंक के जाता है। वो उसी सिक्के से चुनने के होटल फोन करता है और चंदा के बारे में पूछता है। तो वहाँ की औरत उसे बताती है कि चंदा अब वहाँ से जा चुकी है। वो फोन रखता है तो देखता है कि उस टेलीफोन बुथ से बहुत सारे सिक्के बाहर आ रहे थे। देव उन सिक्कों को उठाने लगता है, तभी एक गाड़ी फुल स्पीड से उसकी तरफ आती है और उसकी एकदम नजदीक दीवार को टकराती है और उसकी जान बाल बाल बच जाती है। पर इस इंसिडेंट का देव को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। वो सोचता है कि आज मेरा वही हाल होता जो मैंने सड़क पे उन लोगों के साथ किया था। उसे इस बात का एहसास होता है कि जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है और वो अभी नहीं सुधरा तो फिर कभी नहीं सुधर पाएगा। वो वहाँ से सीधा चंदा को ढूंढने निकलता है, पर उसे चंदा कहीं नहीं मिलती। तब उसे वो मोमोज वाली जगह याद आती है जहाँ पर चंदा उसे एक बार लेके गई थी। तो वो वहीं पर जाके बैठ जाता है। तब वहाँ का वेटर देव को पहचान लेता है और उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ऑटो आती है और उस ऑटो में और कोई नहीं बल्कि चंदा ही थी। देव चंदा के साथ चला जाता है। वो चंदा से कहता है कि मैं पारो से प्यार नहीं करता, मैंने कभी उसे ठीक से देखा ही नहीं। वो आगे चंदा से पूछता है कि तुमने चुन्नी का होटल कब छोड़ा। तो चंदा उसे कहते हैं कि उसी दिन जिस दिन तुम चले गए थे। अब देव ने पारो और नशे की लत को बहुत ही पीछे छोड़ दिया था। वो दोनों साथ में रहने लगे थे। देव ने भी चंदा के प्यार को अपना लिया था और वो दोनों खुशी से एक साथ जिंदगी बिताने निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।